हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है डाउट के लिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ a spring constant k as shown in the figure। ये फिगर में दिखाई हुई है, एक डिस्क है, उससे हमारा एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो गया है। देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ डिस्क। डिस्क हमारे स्लिप नहीं होगी, इसके लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन यहाँ सरफेस के बीच में है। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ डिस्क हमें फाइंड करना है। स्प्रिंग जो है हमारा डिस्क के सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर कनेक्टेड है। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको चेक कर लेते हैं भाई कैसे करेंगे। आमतौर पे जो हम क्वेश्चन इस तरह के करते हैं, उन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ए जो है हमारा एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको फाइंड कर लेते हैं और उसको -ω²x से कंपेयर कर लेते हैं, जहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है, और t = 2π/ω करके हम जो है टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इससे पहले हमें क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हम ये चीज करते हैं कि F = -kx इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, और F को हम लिख देते हैं ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो है हमारा जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर नहीं है। मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स तभी होता है जब केवल और केवल लीनियर मोशन हो रही हो। यहाँ पर क्योंकि रोटेटरी मोशन भी हो रही है, तो एक टॉर्क भी बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये जो इक्वेशन है लीनियर मोशन की, ये यहाँ पर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं रह जाती है। तो ऐसे इस केस में हम क्या चीज करते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम एक दूसरी टेक्निक का सहारा लेते हैं। हम इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। टोटल एनर्जी फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं इस डिस्क को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x से डिस्प्लेस करूं, लेटेस्ट से मैंने इसको x से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसके स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक बार चेक कर लेते हैं। उसको चेक करना बड़ा जरूरी है भाई। सपोज करो ये हमारी डिस्क है, और डिस्क में यहाँ पर हमारा ये सेंटर है डिस्क का, और यहाँ, और डिस्क पहले अपनी इनिशियल पोजीशन पर डिस्क यहाँ थी, और यहाँ से अब डिस्क को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा इनिशियली वो ये वाला पॉइंट होगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में जो ये पॉइंट है। और जैसे डिस्क एक्स डिस्प्लेसमेंट से आगे डिस्प्लेस हो गई है, तो ग्राउंड के कांटेक्ट में ये वाला पॉइंट आ गया है। यहां से मुझे एक बात पता समझ आ रही है, ध्यान से समझेंगे भाई। इनिशियली जब ये पॉइंट हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में था, तो जो स्प्रिंग है वो इस टाइम हमारा यहां से इस पॉइंट से कनेक्टेड है। अभी क्या हो गया है, अभी हमारा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया है। लेट अस से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो है थीटा एंगल से वो चेंज हो गए, समझ लेते हैं, मान लेते हैं अभी के लिए। तो अगर थीटा एंगल से चेंज हो गया है, तो जो थीटा की वैल्यू है ये हमारी आ जाती है, थीटा = आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क हमारा x होगा, रेडियस हमारी r होगी। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला जो पॉइंट है जहां से स्प्रिंग कनेक्टेड है, वो भी हमारा थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है। तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं कितना हुआ है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करेंगे, लेटेस्ट से उसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, और जो रेडियस है यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, रेडियस ऊपर वाले पॉइंट के लिए r/2 है, जैसा एक क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा, तो जो x2 की वैल्यू है वो मेरे पास x/2 आ जाती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली x/2 है। तो अभी क्या है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x/2 नहीं है। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कितना है। देखो भाई, जब इनिशियली हमारे डिस्क का ये पॉइंट कांटेक्ट में होगा यहाँ पर ग्राउंड से, तो सेंटर हमारा यहाँ पर है। सेंटर भी हमारा x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया है। जितने डिस्टेंस से हमारी डिस्क डिस्प्लेस हुई है, उतने डिस्टेंस से सेंटर भी डिस्प्लेस हुआ है। तो जो पॉइंट जहां पर स्प्रिंग कनेक्टेड है वो पॉइंट यहाँ पर होगा इनिशियली, x से डिस्प्लेस होकर यहाँ गया, प्लस उसमें x2 यानी कि x/2 का भी डिस्प्लेसमेंट आया। अब क्योंकि ये हमारे स्मॉल ऑसिलेशन है, छोटे ऑसिलेशन है,
तो जिनकी वजह से जो x/2 है इसको हम लगभग स्ट्रेट मान सकते हैं। तो जो टोटल एलोंगेशन इन स्प्रिंग है वो हमारा जो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया है वो x प्लस x/2 का आया है, जो कि हमारा 3x/2 हो जाता है। अब इस 3x/2 से मैं क्या करूंगा, मैं इस डिस्क की या इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूंगा। देख लेते हैं भाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही आया है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर वो ये गलती करते हैं भाई, ध्यान से समझना, इस गलती को आप मत दोहराना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया है जी, F इक्वल्स टू माइनस के की जगह के सॉरी जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स को लिखेंगे माइनस के, और जो डिफॉर्मेशन है उसकी जगह लिखेंगे 3x/2, जिससे के की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू एक्स। यहाँ पर ये इसको वो मान लेते हैं, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, और डायरेक्टली जो ओमेगा स्क्वायर है उसको यहाँ से F इक्वल्स टू इसको ma के बराबर लिखेंगे, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो आ जाएगा उनका 3k डिवाइडेड बाई 2m। इस तरह से निकाल करके डायरेक्टली t की वैल्यू निकाल देंगे, 2 पाई स्क्वायर रूट 2m/3 के 2m/3 के इस तरह निकाल देते हैं। कुछ बच्चों ने इसमें इस तरह सॉल्यूशन किया भी है, और आंसर हालांकि ये करेक्ट आंसर आ जाता है और खुश हो जाते हैं, जबकि भाई ये तरीका गलत है। किसी वजह से तुक्के से इसमें क्वेश्चन में राइट आंसर आ रहा है, बिकॉज ऑफ ये डिस्क है। अगर इस डिस्क की जगह हम हेमिस्फीयर ले लें, या इस डिस्क की जगह कोई हम सर्कल ले लें या स्फीयर ले लें, तो हमारे आंसर इस तरह से नहीं आ पाए। तो ये फॉलो नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है भाई। सही तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, सही तरीका समझेंगे और जानेंगे कि भाई क्वेश्चन सही तरीके से कैसे होता है, ठीक है भाई। सही तरीका हमारा ये है, अभी समझ लेते हैं सही तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम फाइंड करते हैं, और क्योंकि अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो उसको कांस्टेंट के इक्वेट कर देते हैं। तो इसमें तीन तरह की मैकेनिकल एनर्जी है। पहली है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है एलोंगेशन इन द स्प्रिंग है वो 3/2x है, तो हाफ के इंटू 3/2x स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारा आ जाता है 9/8 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9/8 के एक्स स्क्वायर आ जाता है। आगे है नेक्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी डिस्क की, वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जो हमारी डिस्क है जब ऑसिलेट करेगी तो आगे पीछे मूव करेगी, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे पीछे मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी आ जाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, जो कि बन जाती है हाफ mv², जहां पर v क्या है, v हमारी डिस्क की वेलोसिटी है एट एनी डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है भाई। तीसरी जो इसमें एनर्जी आती है वो इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि डिस्क आगे पीछे मूव करने के साथ साथ रोटेट भी कर रही है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो डिस्क है वो हमारी आ जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपको पहले से पता है कि भाई रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जहां पर आई क्या है, आई हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, और ओमेगा हमारी डिस्क की जो है एंगुलर वेलोसिटी है सेंटर के अबाउट, कहा, जहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट x है। तो इसको देख लेते हैं कितना होगा। हाफ आई की वैल्यू हमारी हाफ एम आर स्क्वायर होती है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से पता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसको मैंने v²/r² लिख दिया। क्यों लिख दिया है समझ लेते हैं। आपको पहले से ही पता होगा कि भैया v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ जाती है v/r, तो क्योंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू आ जाती है v²/r²। ठीक है भाई, इस तरह से हमने ये यहाँ पर v²/r² लिख दिया है। अब चलते हैं आगे। तो ये जो हमारी टोटल ट्रांसलेशन, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, r से मेरा r कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरी आ जाएगी 1/4 mv², टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिस्क आ जाती है।
अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इन तीनों एनर्जीज को मैं ऐड कर लेता हूँ। पहले जो हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, प्लस हमारी जो है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, प्लस हमारी जो है ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम वी स्क्वायर आ गई। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है मेरी आ जाती है 9/8 के एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। ये एम वी स्क्वायर वाली टर्म इनको एक साथ ऐड करके मैं और लिख देता हूँ, तो 9/8 के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर आ जाती है। और ये क्या है, ये हमारी जो है इसको मैं कांस्टेंट कर लेता हूँ, ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो देख लेते हैं इसको भैया। तो हमारा एक क्वेश्चन था, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी सिस्टम की आ गई थी 9/8 के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, जो कि बन जाती है 9/8 के एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट को सी के बराबर मैंने लिख दिया है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से तरीका क्या है टाइम पीरियड फाइंड करने का, वो समझ लेते हैं। तरीका ये है कि भैया जो भी हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सिस्टम जो फंक्शन आता है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान से समझना भैया, यही हमारा इसको करने का तरीका है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फंक्शन फाइंड करना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो ये फंक्शन आया है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। पहले 9/8 के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दें, 9/8 के हमारा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो 2x आएगा इंटू dx/dt। ध्यान से समझना भाई। प्लस अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 3/4 एम वी स्क्वायर को, तो 3/4 हमारा कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा। वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टीवी 2v इंटू dv/dt आ जाएगा। और ये कांस्टेंट है, सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है dx/dt, ये एक्चुअली हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है भाई। और ये भी हमारे पास वेलोसिटी है। तो इसमें से काफी सारी चीजें कैंसल आउट होती हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें कैंसल आउट होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है कुछ इस तरीके का, जो कि हमारा इस तरीके का है। ये 9/4 kx इंटू वी dx/dt की जगह मैंने v लिख दिया है, और 3/2 m इंटू वी, ये भी पहले से ही है। 2 से 4 कैंसिल हो गया है तो 3/2 बच गया है। dv/dt को मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया है, जो dv/dt है इसको मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया है। इस तरह से मेरे पास ये फंक्शन आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भैया v हमारा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, हमारा जो है 3 भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा। ये 2 है, ये भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है वो हमारे पास ये आ जाता है, 3kx इक्वल्स टू 2ma इक्वल्स टू 0। यहां से मैं जो एक्सेलरेशन है a, उसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकता हूं। वैल्यू आ जाती है -3k/2m इंटू एक्स। अब ध्यान से समझना भाई, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास, इसकी जो कंपैरिजन है इस इक्वेशन से करें जो कि हमारे पास है a इक्वल्स टू -ω²x, जहां से कंपैरिजन करने पर हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है √3k/2m। अब यहाँ से टाइम पीरियड आसानी से फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू आ गई है, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2π/ω करेंगे तो 2m वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, 3k वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगा टाइम पीरियड 2π√2m/3k। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो एक्सेलरेशन है, एक्चुअली जो मैंने पहले बताया गलत तरीके से भी हमारा ये एक्सेलरेशन आ रहा था। अगर ये हमारी शेप दूसरी होती तो यहाँ पर जो 1/4 mv² वाली टर्म है ये कुछ और आती, जिसकी वजह से ये यहाँ पर चेंज हो जाती टर्म 3/4 mv², और जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन चेंज होता। बाई चांस ये हमारा सही आ गया तो उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है, उसमें आपको समझ ही करना है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि हमने
टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फंक्शन फाइंड किया है, फिर उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड किया है, और फिर हमने ओमेगा की वैल्यू को वहां से फाइंड करे, टाइम पीरियड फाइंड किया। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे इसी तरह के जो है आपको वीडियो, नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको भी कोई फिजिक्स का डाउट पूछना है तो उसका भी हमने जो है आपको सुविधा दे दी है। आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7017988044। तो इस नंबर को नोट करें। इस नंबर पर आप हमें किसी भी क्वेश्चन के या किसी अपने सभी डाउट भेज सकते हैं। उन डाउट को हम जो सोल्यूशन करके वीडियो सोल्यूशन बना के आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। और आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी जो क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं। आपको किसी टॉपिक की क्लास चाहिए तो उसकी वीडियो लेक्चर भी बनाकर हम क्लास को यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप वहां से अपने लिए कोई क्लास या कोई टॉपिक के डाउट भी पूछ सकते हैं, प्लस किसी टॉपिक की वीडियो लेक्चर भी हमसे मांग सकते हैं। हमें आपको देने में बड़ी खुशी होगी। तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें और चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट आप इसमें चाहते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमें डाउट भेजते रहिए। हमें खुशी होगी हम आपकी सहायता करें। धन्यवाद।